नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अंशुमन तिवारी जी। अंशुमन तिवारी जी नमस्कार। धन्यवाद दर्पण, आपका स्वागत है। अंशुमन जी, आज हम 3 सुर्खियों की बात करेंगे और साथ ही मौद्रिक नीति के बारे में चूँकि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने फ्राइडे को प्रॉमिस किया था, चलते-चलते उसको भी लेंगे। तो पहली बात अंशुमन जी, जी7 देशों के फैसले को लेकर है। जी7 दुनिया के कुछ सबसे अमीर देशों में से 7 देशों का संगठन है। यूएस, यूके, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान। और ग्रुप का अंशुमन जी ये कहना है कि हम इस बात का समर्थन करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए न्यूनतम ग्लोबल टैक्स रेट 15% रखा जाए। इसका क्या मतलब है अंशुमन जी और इसके भारत के लिए क्या मायने हैं? जी, धन्यवाद दर्पण। हमारे लिए आज की जो सबसे बड़ी खबर है और पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी खबर थी पूरी दुनिया के कारोबारी जगत में। भारत में इस पर थोड़ी हल्की चर्चा हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उत्सुकता थी उसमें। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट जी7 देशों के बीच तय हुआ है या जो समझौता हुआ है, इससे पूरी दुनिया में टैक्सेशन का ढांचा, कंपनियों की कमाई पर लगने वाले टैक्स का ढांचा कैसे बदल जाएगा, हम इस पर बात करेंगे। हम इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि तेल की कीमतों में क्या हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें आज अचानक सुबह का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शाम को कल तेजी से बढ़ना शुरू हुई। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे और हम बात करेंगे कि मई में जीएसटी के संग्रह जी। का क्या हुआ और उससे क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज दर्पण ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर जी7 देशों ने लगभग पिछले 5-6 साल से ये कोशिश शुरू की थी कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो दुनिया के अलग-अलग देशों में कारोबार करती हैं और उनके उनके प्रोडक्शन बेसिस या उनके उनके ऑपरेशनल बेसिस रियली मल्टीनेशनल हैं, बहुराष्ट्रीय हैं। वो अक्सर एक काम करती हैं जो काम पूरी दुनिया के देशों देशों को टैक्स सिस्टम के हिसाब से अनुचित लगता है कि वो अपने सारे ऑपरेशंस को उस देश से ऑपरेट करती हैं जहां टैक्स की रेट सबसे कम होती है। और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सिस्टम में राउंड ट्रिपिंग, टैक्स को मूव कराकर दूसरी जगह ले जाना ये काफी समय से होता है। जैसे इसका सबसे ताजा उदाहरण गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनियां हैं जो भारत में ना के बराबर टैक्स देती हैं, क्योंकि उनके सारे संचालन नीदरलैंड से या यूरोप के किसी ऐसे टैक्स ज्यूरिडिक्शन से ऑपरेट होते हैं जहां टैक्स के रेट तो बहुत कम है, पर उनका कारोबार धंधा सब भारत से चलता है। और इसके कमाई बारे में उनकी हमने डिस्कस भी किया था अपने खर्चा पानी के सेगमेंट में। अगर उस बारे में भी हम लोग इसमें लिंक दे देंगे। सर प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ, तो हम इन देशों में जहाँ ये कारोबार करती हैं कंपनियां, वहां से जो पैसा कमाती हैं, रेवेन्यू कमाती हैं, उस पर टैक्स नहीं देती हैं। तो जी7 देशों ने ये तय किया था कि हम पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट के लिए एक समान समान रेट रख देंगे। वो कहीं भी किसी देश में है, अगर रेट उससे नीचे है तो वहां की सरकारें उस पर टैक्स बढ़ा सकती हैं। इससे जो टैक्सेशन को या जो कारोबार का टैक्स असेसमेंट है, उसे हाई टैक्स ज्यूरिडिक्शन से निकालकर लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन वाले इलाकों में ले जाने की जो होड़ है बड़ी कंपनियों में बचेगी। इससे होता है कि नुकसान होता है उन देशों को जिन देशों के बाजारों का इस्तेमाल ये आईटी कंपनियां करती हैं, और फायदा होता है उन देशों को जहां टैक्स के रेट कम कम है है। जी। अब इस पर 15% की दर तय की गई है, मतलब 15% का बैंक का की मिनिमम रेट है। यानी ये जब समझौता अमल में आएगा और दुनिया के सारे देश इसे मानेंगे, तो चाहे वो अमेरिका हो या सिंगापुर हो, चाहे वो नीदरलैंड हो या जापान हो, चाइना हो या रशिया हो फिनलैंड हो या ग्रीनलैंड हो, सारे देशों में जो बाहर काम करने वाली कंपनियां हैं, बाहर से काम करने वाली कंपनियां हैं, खासतौर से डिजिटल ऑपरेशंस करने वाली कंपनियां, उन पर 15% की टैक्स का एक स्लैब टैक्स का लागू होगा। इससे भारत को फायदा होने वाला है। भारत के लिए काफी फायदे और की खबर है, क्योंकि भारत इस चीज से लगातार सफर करता है कि भारतीय बाजार को इस्तेमाल करने वाली कंपनियां, भारतीय बाजार से पैसा कमाने वाली कंपनियां भारत में ही टैक्स नहीं देती। जी। वो टैक्स कहीं दूसरी जगह देती है, धंधा यहाँ करती हैं, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो या अमेज़न। अमेजॉन हो। तो अब भारत को इस सहमति के बाद कम से कम हम यहाँ पहुंच चुके हैं जहां पर जी7 के देश इस पर तैयार हो गए हैं। ओईसीडी ठीक इसी तरीके के स्ट्रक्चर पर 140 देशों के साथ बात कर रहा है जो कि जी7 को शामिल करते हुए दुनिया के अमीर देशों का संगठन है। जी7 तो क्रीम है। उसके बाद फिर ओईसीडी है और ओईसीडी के साथ जी20 है। ये 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। ओईसीडी देश और जी20 देश भी इसी तरीके की प्रक्रिया पर बात कर रहे हैं। तो अगर जी7 की सहमति बन गई है, तो इसका मतलब है कि दुनिया ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि दुनिया के हर देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर एक समान दर से टैक्स लगाया जाए।
OECD के केस में शामिल होने के बाद इसका दायरा, सहमति का दायरा और बहुत बड़ा हो जाएगा। और G20 अगर इसमें शामिल हो गया तो फिर भारत, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि जो देश डेलिबरेटली, जानबूझकर अपने यहाँ टैक्स की रेट कम रखे हुए हैं ताकि उनके यहाँ से बड़ी कंपनियां काम कर सकें, फिर वे इसका विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बन जाएगी तो बहुत सारे देशों को अपने यहाँ टैक्स की दरें ऊपर करनी पड़ेंगी, ये समानता आएगी। एक मोटा मोटा अनुमान जो हमारे पास आ रहा है, अगर ये पूरी प्रक्रिया अगले 1 साल के भीतर पूरी दुनिया में लागू हो जाती है दर्पण, तो दुनिया के अधिकांश टैक्स ज्यूरिडिक्शन में, दुनिया के अधिकांश बड़े देशों में जहां से कंपनियां ऑपरेट करती हैं, अगर ये लागू हो जाती है तो इन सारी IT कंपनियों को गूगल, अलीबाबा, टेंसेंट, फेसबुक, इन सबको करीब करीब 80 अरब डॉलर का अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। करीब करीब 80 अरब डॉलर के अतिरिक्त टैक्स की देनदारी इनको देनी पड़ सकती है, क्योंकि इनके टैक्स की जो लायबिलिटीज हैं, जो टैक्स की जरूरतें हैं या जो टैक्स की देनदारी है वो बढ़ जाएगी। जी, और ये सर बस यही पूछना चाहूंगा कि ये लोग मतलब उन देशों का चुनाव करते होंगे जहां पे सबसे न्यूनतम पॉसिबल दे सकेंगे ये टैक्स, काम कहीं भी करें लेकिन वहां पे अपने ऑपरेशंस को दिखाते होंगे जहां पे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ जहां पे इनको सबसे न्यूनतम टैक्स देना पड़े और इनके लिए अब ये बात भी समझना जरूरी है, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ये जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है ये कंपनियों के ओवरसीज प्रॉफिट पर लागू होगा। यानी कोई कंपनी जो किसी दूसरे देश में मुनाफा कमा रही है वहां उसे कम से कम 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। जो लोकल कॉर्पोरेट टैक्स है इससे उसका कोई रिश्ता नहीं है। हमें इसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये 15% की कॉर्पोरेट टैक्स की रेट अक्रॉस द बोर्ड सारी कंपनियों के लिए हो जाएगी। सब भारत में मान लीजिए 22% कॉर्पोरेट टैक्स की दर है तो वो रहेगी, पर भारत में अगर से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में गूगल, फेसबुक या बाकी कंपनियां हैं, उन्हें भी अब 15% टैक्स देना पड़ेगा। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो ओवरसीज प्रॉफिट कमाती हैं, अंतरराष्ट्रीय देशों के कारोबार से जो पैसा कमाती हैं, आमतौर पर उस पर वो कम टैक्स देती थी क्योंकि उस कारोबार को नीदरलैंड या सिंगापुर या किसी ऐसी टैक्स टेरिटरी से आता हुआ दिखाती थी जहां टैक्स की रेट बहुत कम है, वो उनके प्रॉफिट पर इतना टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा कि वो अपने प्रॉफिट को वहां से ट्रांसफर करके दूसरे देश में नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने प्रॉफिट कमाया एक्स कंट्री से और उसे शो किया वाई कंट्री में प्रॉफिट कमाया इंडिया से, उसको शो किया मॉरिशस में या सिंगापुर में या नीदरलैंड में, ये नहीं हो पाएगा। जो घरेलू कॉर्पोरेट टैक्स की दरें हैं वो इससे बिल्कुल अलग हैं। उनके ऊपर दुनिया के देशों का ज्यूरिडिक्शन नहीं है। वो हर देश का अपना सॉवरेन संप्रभु अधिकार है कि वो अपने देश की कंपनियों पर लोकल कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम कहते हैं उसे लगा सकें। तो अब हम यहाँ के बाद जिस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे वहां ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स होगा और एक लोकल कॉर्पोरेट टैक्स होगा एक इंटरनेशनल या ग्लोबल या इंटरनेशनल टैक्स होगा और एक लोकल टैक्स होगा। इस पूरी व्यवस्था से बड़ी कंपनियों पर टैक्स लगाने और उनसे टैक्स के रिसोर्स लेने में आसानी बनेगी। खासतौर पर जो छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं में टैक्स के संभावनाएं कम हैं और वहां ये कंपनियां काफी काम कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, उन्हें के रेवेन्यू में इसका फायदा मिलेगा। अंशुमन जी, हो सकता है मतलब ये जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ थोड़ा सा अलग हो, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी है सर। जैसे माना एग्जाम्पल है, जैसे माना कोई कंपनी ओवरसीज इनकम से भारत में कमाती है और नीदरलैंड्स में टैक्स देती है, माना सर 3 या 4% ही देती है। अब माना 15% नीदरलैंड में भी हो जाता है और 15% भारत में भी हो जाता है सर। तो सर उसको ये नहीं लगेगा कि मतलब अब मैं क्यों ही आऊं, ठीक है यहाँ पे 15% भारत में तो मैंने 15% देना ही है, लेकिन मेरा सेटअप वहीं पे है, तो क्या ये निश्चित तौर पर फायदेमंद है या क्या है? मतलब मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझना चाहूंगा, वो वापस क्यों ही आएगी? नहीं, निश्चित तौर पे फायदेमंद इसलिए है कि वो कंपनी भारत के कारोबार के कारण आई है, धंधे के कारण आई है, यहाँ से उसे बिजनेस मिल रहा है, यहाँ से उसे ट्रेड मिल रहा है। अमेजन भारत में इसलिए काम करी कि अमेजन भारत के लिए एक बड़ा बाजार है। अमेजन अभी तक केवल उस टैक्स के रूल का फायदा उठाती थी, उस गली का फायदा उठाती थी, उस लूप होल का फायदा उठाती थी, जिसके जरिए वो काम तो कारोबार तो भारत में करती थी। भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स देने होते थे, यहाँ भी फर्क समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स तो वहीं पे करते थे। अमेजन जो सामान यहाँ बेच रही है भारत में, जिस कंपनी से खरीद रही है, जो आपके घर लैपटॉप से लेके के दवा तक या कोई भी गुड्स डिलीवर कर रही है, उस पर जो जीएसटी लगता है वो तो यहाँ पे कर रही है, उससे सप्लाई करने वाली कंपनी भी पे करे, उसके एम्प्लॉय जो भारतीय हैं वो भी अपनी कमाई पर टैक्स दे रहे हैं। पर कंपनी की जो इनकम है इस पूरे कारोबार से, वो इनकम किसी दूसरे ज्यूरिडिक्शन में दिखाई जा रही है जहां उसे केवल 5 या 6% टैक्स देना पड़ रहा है। अब दुनिया के देश ये नियम बनाएंगे इसके बाद
कि अगर आपको हमारे यहाँ काम करना है तो आप ग्लोबल का मिनिमम टैक्स के नियम का पालन करिए और हमारे देश में 15% टैक्स जी, दीजिए। तो अब फिर वो उसी देश में वो टैक्स पे करेंगे और उसी देश में काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि XYZ कंपनी यूरोप के या से बहामास के या कैरिबियंस के किसी की टैक्स ज्यूरिडिक्शन से ऑपरेट कर रही है और उसका बिजनेस यहाँ हो रहा, ये फर्क होगा। कंपनियां तो हमारे यहाँ तभी इसलिए आती हैं कि हमारे यहाँ बाजार है, तो उनको तो आना ही पड़ेगा। तो ये जो समानता है, ये जो दुनिया के टैक्स सिस्टम की एक असमानता थी, बड़ी असमानता थी, इस असमानता को दूर करने में हमें इससे मदद मिलेगी। शुक्रिया अंशुमन जी। जैसे आपने शुरुआत में लाइनअप बता दिया था सब, तो हम सीधे चलते हैं G7 के देशों के फैसले को, सॉरी, हम चलते हैं जीएसटी कलेक्शन को लेकर सर। इस महीने भी 1 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस किया है, लेकिन जिसे कहते हैं फोटो फिनिश तरीके से, मतलब 1.02 ट्रिलियन। हालाँकि अंशुमन जी, ये पिछले 8 महीनों में सबसे न्यूनतम कलेक्शन है। साथ ही कहा जा रहा है कि अगले महीने का जीएसटी कलेक्शन 1 ट्रिलियन से भी कम हो जाएगा। जी। जीएसटी कलेक्शन में एक तो महीने के साल के आखिरी 2-3 महीनों में जो बढ़ोतरी आई, उसके कई सारे बड़े कारण होते हैं। सरकार ने बहुत सारे जो क्रेडिट पेमेंट्स हैं वो रोक लिए, क्योंकि आपको इनकम टैक्स क्रेडिट क्लेम मिलता है। बहुत सारा कलेक्शन एक्सपोर्ट और बाकी सर्विसेज से आया। लेकिन मई के महीने में, अप्रैल के महीने तक जीएसटी के कलेक्शन ने एक कंफर्ट लेवल बनाकर रखा था और उससे ये संकेत लगाया जा रहा था कि इकोनॉमी में रिवाइवल के थोड़े बहुत संकेत मिलने लगे हैं अर्थव्यवस्था में। मई का नंबर 1 लाख करोड़ के बिल्कुल पास में है, छू में है। और जी। जो हमें ई-वे बिल जनरेशन दिखाई पड़ा है मई में, जिससे कि हम नाप सकते हैं, जो हमारा पैमाना है या जो टेम्परेचर है, जहां से हम जानते हैं कि ई-वे बिल का जनरेशन से पता चलता है कि कितना गुड्स का मूवमेंट हो रहा है इंडिया में। उसके आंकड़े को अगर मई में देखें तो मई में भी गिरा है। जून में इसके गिरने की और संभावना है, क्योंकि मई में ई-वे बिल का जनरेशन दर्पण करीब 12 लाख पर डे पर आ गया, जो 1 साल का सबसे लोएस्ट लेवल है। यानी हमने जो कारोबारी गतिविधियों में, सामान की सप्लाई में, इंटरस्टेट मूवमेंट में, आपूर्तियों में तेज बढ़ोतरी देखी थी जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान, वो कोविड की दूसरी लहर हिट होते ही बुरी तरह टूट गई। फिर लॉकडाउन आया है, जी। अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो गए, स्थानीय लॉकडाउन जो अभी तक जारी हैं। इसके कारण जो गुड्स का मूवमेंट था, उस मूवमेंट में तेज गिरावट आई है और इस बात की संभावना है कि जून का जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर से नीचे आ जाए, जिसे हम सरकार का कंफर्ट लेवल कहते हैं। हम्म। यहाँ एक और सवाल है कि जीएसटी कलेक्शन बेहतर होने के बाद भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि साहब, जब जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड बढ़ रहा है, सरकार कहती है जीएसटी कलेक्शन बहुत शानदार ढंग से बढ़ रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर है, तो फिर पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है? जब सरकार के रेवेन्यू की पोजीशन इतनी कंफर्टेबल है, सरकार इतना बेटर रेवेन्यू जनरेट कर रही है मंदी के बावजूद, तो पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो उसका संकेत, उसकी वजह यह है कि जीएसटी के कलेक्शन में भी कंसिस्टेंसी नहीं आई है। जीएसटी के कलेक्शन में बहुत सारा कलेक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट रोक कर, लोगों के भुगतान जो वापसी के टैक्स के उन्हें धीमा करके, रोक के पैसे को रोकने की कोशिश करके सरकारी सिस्टम में बढ़ोतरी हासिल की जा रही। अगर जीएसटी के आंकड़े को आप भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े से कंपेयर करें, रियल इकोनॉमी से कंपेयर करें कि सब माइनस में प्रोडक्शन है, ज्यादातर सेक्टर में माइनस है, ग्रोथ नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, डिमांड नहीं है, तो आपको इस आंकड़े और अर्थव्यवस्था के आंकड़े में विसंगति दिखाई देगी। उसमें एक पैराडॉक्स दिखाई देगा कि इकोनॉमी सिंक कर रही है और टैक्स का कलेक्शन बढ़ रहा है, थोड़ा सा अजीबोगरीब व्यवस्था दिखाई देती है। तो वो व्यवस्था इसलिए है क्योंकि सरकार ने बहुत सारे सिस्टम से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जाते थे उनको रोका, बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, विजिलेंस भी किया, टैक्स का जो लीकेज होता था, जो चोरी होती थी, उसे प्लग करने की कोशिश की। उसके फायदे के तौर पर मंदी में भी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू कलेक्शन बना रहा। लेकिन वो सारी जो कवायद थी, या वो जो सारे एफर्ट्स थे, उनका समय पूरा हो गया, 2-3 महीने ही चल पाए। अब चीजें वहां से खत्म हो गई और जैसे ही खत्म हुई वैसे ही रियल इकोनॉमी ने टैक्स के कलेक्शन में को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हाँ, तो मई में अगर ई-वे बिल 1 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गए हैं और जून में भी अगर इनमें गिरावट होती है तो टैक्स रेवेन्यू नीचे जाएगा। और शायद यही वजह है कि सरकार को पता है कि जीएसटी में ये 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो रन रेट है, इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना मुश्किल है। और इसके बाद भी खर्चे इतने ज्यादा हैं, राजकोषीय घाटा इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि किसी भी तरह से सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं कर सकती, उस पर टैक्स में रियायत नहीं दे सकती। शर्त केवल एक ही है, चुनाव होना चाहिए, बस।
इसके अलावा और कोई संवेदनशीलता और कोई हमारी आपकी जेब की फिक्र कहीं नहीं है। इसलिए अगर आप जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े से खुश हो रहे हैं कि साहब सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू जो मिल रहा है वो स्थायी नहीं है। सरकार रेवेन्यू के लिए पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकारें अपने अधिकांश राजस्व के लिए पेट्रोल डीजल पंपों पर निर्भर हैं। वहां से मिलने वाला जो टैक्स है, वही टैक्स फिलहाल उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण। तो जीएसटी में जो कंसिस्टेंसी की कमी है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जीएसटी के बारे में हम लगातार फ्यूचर में भी डिस्कस करते रहेंगे सर, अतीत में भी करते रहे हैं लोग। तीसरी सुर्खी पर आते हैं। ब्रेंट के बारे में सर खबर आई है कि 2 साल के हाईएस्ट लेवल को टच किया है इसने, हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है। तो इस बारे में जानना चाहेंगे अंशुल जी। दर्पण आज सुबह की खबर ये थी, और जिसके बाद ब्रेंट की कीमतें 2 साल के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गई, $72 से ऊपर निकल गई। ब्रेंट फ्यूचर्स जो हमको जुलाई का मिलता है, उसके साथ जो WTI है, जो अमेरिका का क्रूड इंडेक्स है और अमेरिका का क्रूड है, जिसको हम वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड कहते हैं, वो क्रूड भी अब 2018 के बाद अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड वापस लौट रही है, अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, वैक्सीनेशन काफी तेज है दुनिया के देशों में। तो जहां जहां वैक्सीन तेजी से लग रही है, वहां वहां मास्क हट रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में, देशों में लोगों के पास पैसे तो थे ही, उन्हें सरकारों ने उनकी इनकम प्रोटेक्ट की थी, तो वो अब शॉपिंग करने, बाहर चीजें करने निकल रहे हैं, जिसके कारण फ्यूल की डिमांड या फ्यूल से जुड़े हुए सारे सेक्टर्स की डिमांड बढ़ने की संभावना है। इस ओपेक देशों ने, हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि ओपेक देशों ने तत्काल उत्पादन में बढ़ोतरी करने का कोई फैसला नहीं लिया है, वो क्रमशः ग्रेजुअल बढ़ाएंगे। तो यानी जो बाजार में डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बना रहेगा। वो गैप कीमतों में बढ़ोतरी को फ्यूचर्स की कीमतों में बढ़ोतरी को सपोर्ट कर रहा है या बढ़ा रहा है। और इसलिए हमने देखा कि जैसे जैसे कोविड की वैक्सीन का विस्तार हुआ दुनिया में, जिन जिन जैसे देशों के पास, वैसे वैसे ही क्रूड ने $63-64 $65 से ऊपर का अपना सफर शुरू किया। 65, 66, 69 और अब 72 के आसपास हो गया। हालांकि बाद में बाजार में कुछ घंटों बाद थोड़ा हल्का फुल्की क्रूड के फ्यूचर्स में गिरावट आई, लेकिन अभी भी ये 72 के आसपास बना हुआ है, जो एक हाई लेवल है पिछले 1-1.5 साल की तुलना में। दूसरी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ईरान की वर्ल्ड पावर्स के साथ न्यूक्लियर टॉक होनी है। इस बात की संभावना मानी जा रही है कि ईरान के साथ वो टॉक्स सक्सेसफुल रह सकती हैं। ये जो गतिरोध है, इस पर कुछ रास्ता निकल सकता है। अगर इसका रास्ता निकलता है तो साउथ ईस्ट एशिया के इलाके में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसमें भी कमी आएगी। वो कमी भी तेल उद्योग के लिए एक अच्छी खबर है, बेहतर खबर है। और उस खबर के कारण ईरान को मेन स्ट्रीम में आने में मदद मिलेगी। ईरान का तेल भी आना शुरू होगा। इसलिए अगर ईरान का तेल आना शुरू होता है तो फिर ओपेक कंट्री और ज्यादा समय तक प्रोडक्शन कट को रोकेंगे नहीं, यानी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, इस बात की भी संभावना है। ये दो चीजें मिलकर इन्होंने क्रूड के फ्यूचर्स के मार्केट में, ब्रेंट और WTI के मार्केट में रिकॉर्ड तेजी ला दी है। ये तो हुई भारत को बाहर से देखने की बात। अब इसको पलटकर पीछे अपनी तरफ देखते हैं, जरा पीछे की तरफ मुड़ते हैं। $62-65 $66 की कीमत पर के क्रूड पर हम 17-18 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देख चुके हैं। 16 बार कम से कम पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं हमारे सामने। कई राज्यों में पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, डीजल 100 की तरफ बढ़ रहा है। कभी भी डीजल के शतक लगाने का फैसला आ सकता है। 2 दिन लगातार रविवार और सोमवार को फिर कीमतों में बढ़ोतरी हुई। अब आप ये सोचिए कि अगर क्रूड 70-72 के आसपास रुक जाता है, 71-72, 69 से 72 तक के बीच में ब्रेंट रुक जाता है, तो भारत में कीमतों में बढ़ोतरी का एक और लंबा बड़ा सिलसिला चलने की संभावना है। यानी ये जो 25 पैसे, 30 पैसे, 25 पैसे, 40 पैसे रोज की बढ़ोतरी हो रही, इसमें एक दिन सरकार गैप कर देती है, एक दिन अलग कर देती है, लेकिन ये बढ़ोतरी कंसिस्टेंटली जारी रह सकती है। और अगर क्रूड की कीमतें और बढ़ती हैं 73-74 के पीछे, क्योंकि बहुत सारे पूर्वानुमान, बहुत सारे एस्टिमेट हमारे पास ये भी हैं कि क्रूड इस साल 75-76 तक भी जा सकता है। अगर जा सकती हैं तो भारत में ईंधन की अभूतपूर्व महंगाई रहेगी तब तक, जब तक कि सरकार अपना टैक्स कम ना करे। सरकारें 60% टैक्स ले रही हैं पेट्रोल पर और करीब 48% 47% टैक्स ले रही हैं डीजल पर। तो अगर सरकारें अपना टैक्स कम नहीं करेंगी तो हम क्रूड की बढ़ोतरी के हिसाब से 3 अंकों में पेट्रोल डीजल की कीमत चुकाएंगे।
आगे, और वो लंबे समय तक हमें चुकानी पड़ सकती है वो इस नॉर्म बात हो जाएगा सर, हाँ, फिर वो नॉर्म हो जाएगा। इस बात की संभावना है। तो पूरी दुनिया के किसी देश में इतना महँगा पेट्रोल डीज़ल नहीं है इस समय, कहीं भी नहीं, और जी। ख़ासतौर से मंदी के दौर में तो कहीं नहीं। पर हमने, हमारे सरकार के टैक्स सिस्टम ने महँगाई को स्थायी बना दिया है, और अब ये ट्रिपल डिजिट का ₹100 और ₹100 प्लस या ₹100 से ऊपर-नीचे का पेट्रोल डीज़ल जल्दी-जल्दी न्यू नॉर्मल हो जाएगा देखते-देखते हमारे सामने। वो हमारे लिए एक सामान्य-सी बात हो जी। जाएगी, और एक ऐसा देश जिसमें महँगाई में ईंधन का सबसे बड़ा योगदान हो, वहाँ इतना महँगा ईंधन होना हमारे लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, और हमारी ज़िंदगी की लागत को बढ़ाने में, हमको गरीब करने में इस महँगाई का बहुत बड़ा योगदान है। अब चलते-चलते अंशुमन जी, जो मौद्रिक नीति आई थी फ्राइडे को, उसके बारे में कमेंट लेना चाहेंगे शॉर्ट में अगर आप दें? हाँ, मौद्रिक नीति पर हम लोगों ने बात की थी, और हमने कहा था कि ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है, लगभग वैसा ही हुआ। जी, जी। जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट रेट थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई ने उनको मेंटेन रखा। आरबीआई ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि आरबीआई ने भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन 10% से नीचे कर दिया, यानी सिंगल डिजिट में आ गया, डबल डिजिट की जगह। अनिश्चितता की कॉल दी है। महंगाई पर गहरे नजर रखने की बात कही है, और ब्याज दरों में कमी को लेकर अब आरबीआई थोड़ा-सा सशंकित और रिलक्टेंट दिखता है, अच्छा। क्योंकि वो जो पॉलिसी, उस पॉलिसी को अगर आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश करें, तो आरबीआई को लगता है कि ब्याज दरों में कमी के बाद भी ना तो क्रेडिट लेने वाले आ रहे हैं, कर्ज लेने वाले आगे आ रहे हैं, ना क्रेडिट का ऑफटेक बढ़ रहा है, और ना ही ब्याज दरें कम करने और बाजार में तरलता बढ़ाने के बाद बॉन्ड मार्केट सरकार के बोरोइंग कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहा है। थोक महंगाई 11% के आसपास बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी बिनाइन सी और बड़ी स्टेटस को पॉलिसी थी, हुँ। यथास्थिति वाली पॉलिसी थी। और इस पॉलिसी से हमें एक चीज और दिखाई दी, जो बात हमें पिछले वित्त मंत्री से का जो कवरेज है वित्त मंत्रालय से, जो चीजें आ रही कि फिलहाल आरबीआई और रिजर्व बैंक अब क्लूलेस है। उनके तर्कश में बहुत तीर नहीं बचे हैं कि वो इस मंदी और कोविड वाली मंदी से निपट सकें। वो इंतजार करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि परिस्थितियां अपने आप कैसे सामान्य होती हैं, कैसे सेटल होती हैं, कब लॉकडाउन खुलना शुरू होते हैं, उसके बाद लोग वापस आना शुरू होते हैं, फिर 1 महीने बाद दोबारा संक्रमण तो नहीं लौट आता है जुलाई अगस्त तक। ये सारी चीजें वो देखना चाहते हैं। तो मौद्रिक नीति में फिलहाल कुछ बहुत बड़ा नहीं है। कुछ छोटी-छोटी प्रमुख घोषणाएँ थी, कुछ सेक्टर्स को, होटल्स को, एविएशन को सस्ते कर्ज की सुविधा दी गई थी। बैंकों से कहा गया था कि उन्हें कर्ज लेने में सुविधा बढ़ाई जाए। बस मौद्रिक नीति में इतना ही है। तो आरबीआई क्लूलेस है, ये जब मैं सुन रहा हूँ तो बड़ा डराने वाला है। बहरहाल ये था आज का खर्चा पानी। शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।